नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्मल प्रकाशन बुक का क्लास 11 सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री। आज हम लोग हिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं। तो अर्थशास्त्र में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अर्थशास्त्र की जो मूल विषय वस्तु है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताइए कि अर्थशास्त्र की मूल विषय वस्तु क्या है, उसको स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, अर्थशास्त्र का जो मूल विषय वस्तु है वह राजनीति है। ठीक है, अर्थशास्त्र का जो मूल विषय वस्तु है वह राजनीति है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ही। देखिए, अर्थशास्त्र पुस्तक है, उसकी रचना किसने किया है? ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है यह पूर्णतः राजनीति पर आधारित है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये राजनीति के साथ साथ आर्थिक शास्त्र की भी पुस्तक है। तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक के संदर्भ में ये अर्थशास्त्र की पुस्तक है कि एक राजा को किस तरह से राज्य को मजबूत करना चाहिए, चाहे वो प्रशासनिक तौर पे हो या आर्थिक तौर पे हो, जिससे राज्य का जो है, एक राज्य है जो साम्राज्य का रूप धारण कर सके। ठीक है, एक राज्य को जो है साम्राज्य के रूप में बदला जा सके किस प्रकार से। तो इसके कारण जो है राजनीति के संदर्भ में यह अर्थशास्त्र की पुस्तक है। अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है, इसके पुस्तक के जो रचनाकार है या लेखक है वो है चाणक्य जी। ठीक है, इसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कहते हैं, क्योंकि देखिए इसके जो रचनाकार है, आप बात को समझिएगा। अर्थशास्त्र के जो रचनाकार है उन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, उन्हें विष्णुगुप्त के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो तीनों नाम एक ही व्यक्ति के, कौटिल्य हो, चाणक्य हो या विष्णुगुप्त। ठीक है, वो अर्थशास्त्र के लेखक है, यानी कि रचनाकार है पुस्तक के। ठीक है, अब देखिए ये जो अर्थशास्त्र है ये किस भाषा में लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में। ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है? ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और जो चाणक्य जी है, या चाणक्य बोलिए या कौटिल्य बोलिए या विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति के नाम है। ये जो तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो है प्राचार्य के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शिक्षा देते हैं, जिसके कारण चंद्रगुप्त मौर्य जो है अखंड भारत का निर्माण करता है। इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो अर्थशास्त्र जो है, इस पुस्तक की विशेषता हम लोग देखेंगे कि यह है क्या। तो अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है इसके लेखक है चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है इसमें जो है राजा की स्थिति, राजा का उद्देश्य, राजा की योग्यता और राजा का जो दायित्व होता है, इसके बारे में है जो अर्थशास्त्र में वर्णन किया गया है। ठीक है, और जो है कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक है, यह ग्रंथ जो है अन्य पुरुष की शैली में लिखी गई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि अन्य ग्रंथ, अन्य पुरुष, ये जो ग्रंथ है ये अन्य पुरुष की शैली में लिखा है। अन्य पुरुष की शैली का मतलब है, होता है कि यह किसी राजा के बारे में न लिखा गया है, ना ही उस राजा के साम्राज्य के बारे में लिखा है। मतलब कहने का मतलब है कि इस पुस्तक में जो अर्थशास्त्र, अन्य पुरुष का मतलब होता है अन्य पुरुष की शैली। इसे कहा जाता है कि वह पुस्तक जिसमें न किसी शासक का उल्लेख हो, ना ही शासक के साम्राज्य का उल्लेख हो, बल्कि यह पुस्तक जो है सिद्धांत पर आधारित हो, किसी सिद्धांत पर आधारित हो, उसे हम लोग अन्य पुरुष शैली के नाम से जानते हैं। कहने का मतलब है कि इन्होंने न किसी शासक के बारे में वर्णन किया है, न किसी साम्राज्य के बारे में शासन किया, बल्कि यह बताने का प्रयास किया है कि राज्य को जो है साम्राज्य के रूप में किस प्रकार बदला जा सके, उस सिद्धांत का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। अर्थशास्त्र की पुस्तक उस काल में लिखी गई है, लेकिन इसका जो है फायदा आज के जो शासक है या राजा है वो जो है इसका लाभ उठा रहे हैं। इस पुस्तक के माध्यम से ही राजनीतिक लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब है अन्य पुरुष शैली का मतलब समझ में आ गया, न किसी शासक का वर्णन होगा,
न किसी साम्राज्य का वर्णन होगा, बल्कि एक सिद्धांत के तौर पर बताने का प्रयास किया गया है। इसीलिए इसे अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन शैली में लिखा गया। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अर्थशास्त्र में जो कुल मिलाकर 15 अधिकरण है, अधिकरण का मतलब भाग होता है, 180 प्रकरण है मतलब उपभाग है, 380 श्लोक है, 6000 कविता है। ठीक है, तो समझ में आ गया अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र की पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? संस्कृत में। अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है उसके रचनाकार कौन है? कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। ठीक है। इसमें इस बुक में क्या बताया गया है? तो राजा की स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है, राजा के उद्देश्य के, योग्यता एवं दायित्व तो क्या होता है राजा का, उसका वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है। ठीक है, 380 श्लोक है, 6000 कविता है। इस पुस्तक यह ग्रंथ जो अन्य पुरुष की शैली में लिखी गई है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहां से तो प्रश्न पूछा ही जाता है। मान लीजिए प्रश्न पूछा है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है, उसको स्पष्ट कीजिए। 3 नंबर के प्रश्न में अगर मान लीजिए पूछा जाए तो यही सब लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग एक और प्रश्न है यहाँ पे कि जनपद या महाजनपद का जो है किस प्रकार राज्य जो है सामने आया, उसका हम लोग देखिए सेमेस्टर 1 में मैंने आपको 16 महाजनपद के बारे में अच्छे से बता दिया है। आप जाकर के प्ले लिस्ट बना हुआ है क्लास 11 हिस्ट्री सेमेस्टर 1 का, उस पर आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से हम चीजों को बता देते हैं। तो देखिए, जो 6ठी शताब्दी में जो है 16 महाजनपदों का जो है विस्तार होता है। ठीक है, और इसमें जो है धीरे धीरे जो है तो महाजन पद काल में किस प्रकार राज्य अस्तित्व में आए, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए, महाजन पदों का या जनपदों का जो विस्तार है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में हो चुका था। जो भी शक्तिशाली जनपद थे वो धीरे धीरे क्या करते हैं कि अपने से छोटे या कमजोर जनपदों पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया जाता है या कर लेते हैं। इस प्रकार जो है महाजन पदों का जो है विकास होता है। अब आपको पता है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय, ये पहले भी मैंने कई बार बता चुका हूं कि बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में इन 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखिए 16 महाजन पद का जो उदय है वो दोआब सहित ऊपरी और मध्य गंगा मैदान में हुआ था। ठीक है, कहने का मतलब दोआब का मतलब आपको पता है कि दो नदियों के बीच की भूमि, जब एक नदी से कोई और एक नदी मिलता है, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि यहाँ एक नदी बह रही है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक नदी बह रही है, ये एक नदी है। ठीक है, इसमें एक और नदी आकर के मिलती है, तो ये देखिए ये एक नदी है और ये एक नदी, ये जो बीच का भाग है इसी को हम लोग दोआब बोलते हैं। यानी दो नदियों के बीच की भूमि को हम लोग दोआब बोलते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो दोआब सहित ऊपरी गंगा और मध्य गंगा के मैदान में जो है 16 महाजन पदों का जो है विस्तार होता है। इसमें से जो अधिकांश विंध्य यानी कि विंध्य पर्वत के उत्तर में अवस्थित थे। ठीक है, 16 महाजन पदों की कुछ राजधानियां हैं, जैसे मान लीजिए अंग का चंपा, मैंने आपको बताया है कि अंग का चंपा, अंग चंपा, ये प्ले लिस्ट में बना हुआ है सेमेस्टर 1 में, आप जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो अंग का चंपा, मगध का राजगीर, गिरिविज राजगृह, काशी का बनारस, कौशल का श्रावस्ती, मल का कुशीनगर। ठीक है, ये जो मल है, ठीक है, मल और वज्जी याद रखिएगा, ये जो मल है और वज्जी, ठीक है, मल और वज्जी जो है ये दोनों जो है गणराज्य है। ठीक है, अब देखिए इन सभी राज्यों में जो है भिन्नता देखने को मिलती है। इसमें कुछ है राजतंत्र, कुछ है गणतंत्र। ठीक है, राजतंत्र और गणतंत्र दोनों थे, जिसमें से मल और वज्जी राज्य में गणतंत्र था। ठीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का सबसे ऊंचा स्थान मिला था। ठीक है, और दूसरे जो गण संघ है उसमें क्षत्रिय वर्ग का प्रभुत्व देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब उसकी जो भागीदारी होती है क्षत्रिय वर्ग की सबसे अधिक होती है। ठीक है, राज्य की उत्पत्ति जो है इसी प्रकार हमें
देखने को मिलती है 16 महाजनपदों में। तो समझ में आ गया 16 महाजनपद में क्या है कि 16 महाजनपद का जो उदय है वो 6ठी शताब्दी ईस्वी आगे पीछे होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया है। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।